पाकिस्तान की सियासी फिजा जो है आजकल बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन होती है ना, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और बहुत सारे अंदेशे मौजूद हैं कि कल पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। ऐसे में ही पहले एक ख़बर ये थी कि कल एक काबीना का इजलास होगा। ये खबर सरकारी ज़राए से पहले चलाई गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से काबीना गौर करेगी या उसके ऊपर फैसला साजी करेगी। उसके बाद दूसरी खबर आई कि आज डीजी ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ पहले ये ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जो खबर है इसी से करते हैं। डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3-4 बड़े नुकात की निशानदेही की, और बाद चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजाहत दरकार थी, उसकी वजाहत भी की। जैसे अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है, इसकी नोयत क्या है, बड़ा तफसील के साथ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा हिस्सा उन्होंने उसी के ऊपर सर्व किया। फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में, जहाँ पर बहुत सारे वो इशूज़ एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने टेरर और क्राइम का नेक्सस जो है इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात की, स्मगलिंग का जिक्र किया। बाज़ चीज़ें ऐसी थी जिससे बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। बॉर्डर के ऊपर जो स्मगलिंग होती है, ये लॉ इन्फोर्समेंट का काम है। ईरानियन बॉर्डर के ऊपर रोज़ाना 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ तेल भर के पाकिस्तान में आती हैं, और हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हमारी आंखों में उस वक्त पट्टी बंदी होती है। हमें पता नहीं चलता कि 2-2.5 हज़ार गाड़ी ये पाकिस्तान में कैसे आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ऑयल कंजम्पशन है, जो इंपोर्ट होता है ऑफिशियली ऑयल, वो 10-15%, 20% उसमें कमी आ जाती है। इतना तेल जो है पाकिस्तान में स्मगल होकर आ रहा है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रियासत पाकिस्तान की, जिसमें हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट और फ़ौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये सारे शामिल हैं। फिर अफ़गान बॉर्डर, जिसके ऊपर से 2 चीज़ें स्मगल होती हैं। एक तो अशिया स्मगल होती हैं, दूसरा यहाँ से डॉलर जाता है स्मगल होकर अफ़गानिस्तान, और तीसरा सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो है टेरर स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, जिसमें पाकिस्तानी कौम के बच्चे शहीद होते हैं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बॉर्डर के ऊपर जो बाड़ लगाई गई, ये इसलिए लगाई गई थी कि इस चीज़ों को, जो इलीगल एक्टिविटी है, इसको रोका जा सके। क्यों नहीं रुकी? फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मदारस की रजिस्ट्रेशन 22,000 मदारस है, 16,000 रजिस्टर हुए हैं, बाकी नहीं हुए। ये हुकूमत और दोबारा लॉ इन्फोर्समेंट की दोबारा नाकामी है। हुकूमत अकेली इन अदारों की रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, और फ़ौज अकेली की भी जिम्मेदारी नहीं है। तो कलेक्टिवली हमें इस फेलियर को मानना चाहिए कि पाकिस्तान में ये काम हो रहा है और हम इसके ऊपर चुप हैं। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माजी की कोताहियों के ऊपर आज हम पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आर्म्ड आउटफिट्स हैं, मुसल्ह जत्थे हैं, ये पाकिस्तान में कैसे मार्ज़ वजूद में आए और पाकिस्तान में खून रेजी क्यों शुरू हुई? हमें पता है कि आज से 30-40 साल पहले कुछ ऐसे फैसले किए गए थे जिससे पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर ये क्लाशनकोव भी आई, ड्रग्स भी आई, ये मुसल्ह जत्थे, जैश, लश्कर सिपाह भी बने। आज हम कहते हैं ये माजी की गलतियाँ, हमारा कसूर नहीं है, हमारा सबका कसूर है। उस वक्त के पॉलिटिशियंस और हुकूमत का भी, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का भी, और आज की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भी। ना माने तो ये और बात है कि हम आंखें बंद करके कहें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उंगली दूसरे की तरफ उठाएं, अपनी तरफ ना देखें, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव फेलियर है जिसको मानना चाहिए, और इसका हल भी कलेक्टिव ही निकलेगा। अगर ये कोई फ़र्द समझता है कि एक दूसरे की तरफ उंगली उठा के इसका हल निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। पाकिस्तान में 2-3 साल से, बल्कि पिछले 7-8 साल से इंतशार जारी है। पहले नया पाकिस्तान के नाम के ऊपर तहरीक इंसाफ को खड़ा करने का तजर्बा शुरू किया गया, फिर उसको गिरा के PDM को खड़ा करने का तजर्बा किया गया। तो उससे हर एक चीज़ से पाकिस्तान में फसाद फैला है, इंतशार फैला है। इंतखाबात ऐसे हुए हैं जिसको मानने पे कोई तैयार नहीं है, ना एज ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ, ना कोई सियासी जमात मानती है। और अब अदालतों के सामने मामला है, और अदालतों से भी अंदेशा ये है कि कुछ ऐसा ही ना कह दें, इसलिए कुछ और होने का भी खतरा मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान आगे चलेगा? बड़ी मुश्किल बात है। 2-3 स्टेटमेंट्स हैं जो DG साहब के आपको सुनाऊंगा, फिर गुफ्तगू का सिलसिला भी इसको आगे बढ़ाएंगे। इंतशारी टोला, वो तहरीक इंसाफ का उन्होंने पूरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम उन्होंने सियासी इंतशारी टोला रखा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं, इनको गोली मार देते। चूंकि इन्होंने गोली नहीं मारी, इसका मतलब है इन्होंने खुद इनको लेके आया। ये इसलिए हुआ, जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। पाकिस्तान में ये इंतशार और फस्तायत, अगर इसकी मिसालें ढूंढनी हो तो हमें 3-4 चीज़ों को सामने रखना चाहिए। फ़ौज के ऊपर या GHQ के ऊपर और कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक यकीनन उसमें से एक अहम कड़ी है। आप ये रियासत की अलामतें हैं, ये अदारे, उसमें PTV स्टेशन भी शामिल है। PTV स्टेशन पे जब हमला किया गया, पार्लियामान जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी में उसकी माँ है सारे इदारों की, उसके ऊपर जब अटैक किया गया, उसके मनसूबा साज कौन थे, उसको कुटहरे में कौन लाएगा, कौन हिम्मत करेगा? अगर किसी में हिम्मत है तो उसका जवाब दे कि कभी उसको कोई कुटहरे में ला सकता है? नहीं ला सकता। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को जब स्टॉर्म किया PMLN ने, वो भी रियासत का एक सिंबल है, इदारा है, उसके ज़िम्मेदारों को कौन कुटहरे में लाएगा?
क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि पंजाब हाउस में जिन लोगों ने मनसूबा साजी की थी वो आज हुकूमत में? अगर इसका जवाब आप सच में नहीं कोई बता सकता तो फिर हम इसका हल भी नहीं कभी ढूंढ सकेंगे। आज इमरान खान का जर्नलिस्ट के साथ जब उनका इंटरेक्शन हुआ अडयाला के अंदर, तो इमरान खान का एक बयान सामने आया जो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे पास कैमराज के ऊपर उनकी जब अदालत के अंदर पेशियाँ होती थी तो लफ्ज़ आगे पीछे करके वो मुख्तलिफ शक्लों में कैमरे के ऊपर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट पहले भी मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि जब मुझे पकड़ा जाएगा तो एहतजाज कहाँ होगा? एहतजाज वहीं होगा ना जहाँ फ़ौज या रेंजर्स पकड़ेगी, तो एहतजाज तो उनके भी दफ्तरों के बाहर होगा। इससे मिलते जुलते अल्फाज में उनके बयानात माजी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आजकल हमारी, क्योंकि पैमरा बहुत अक्लमंद है, उसने कहा हुआ ऐसी कोई चीज़ नहीं चलाएंगे तो हम नहीं चलाते, चलाऊँगा तो मेरे चैनल के लिए मसाइल होंगे। लेकिन आज उन्होंने रिपोर्टर से जो बात की है, उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज की बात की थी मैंने। जब 9 मई से कबल, 9 मई के वाक़या से कबल उनको गिरफ़्तार किया गया तो मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी GHQ के बाहर। ये बराह रास्त एक कन्फेशन है जिसको आगे चल के प्रोग्राम के अंदर हम आज डिस्कस भी करेंगे। फिर वो आ जाते हैं जी, DGISPR कहते हैं कि जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है इसके अंदर भी सियासत की जा रही है। सुनिए क्या कहते हैं। एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर काउंटर टेररिज्म कैंपेन एंड इट इज नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसका जो एक मकसद, बड़ा अहम मकसद है, वो दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक करना। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने दिया। मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, ये पार्ट है ना इस इलीगल स्पेक्ट्रम का। उन्हीं नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के अंदर ही दहशतगर्द भी ऑपरेट करते हैं। इसमें कोई नजरियात नहीं है, ये सब पैसा है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और इसी इलीगल इकोनॉमी में, इसी इलीगल स्पेक्ट्रम के अंदर से ही क्रिमिनल सिस्टम और दहशतगर्दी ऑपरेट करती है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हों या बेनामी प्रॉपर्टीज़ हों, हमारी एलीट उसके अंदर इन्वॉल्व है। आप 10 बड़े शहरों का सर्वे कर लें, पार्लिमान को उसके अंदर शामिल रखें जब भी करें, तो देखें कि नॉन कस्टम पेड लग्जरी व्हीकल्स कौन चलाता है पाकिस्तान में, और बेनामी प्रॉपर्टीज़ 10 बड़े शहरों का सर्वे कर लें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, आप इन शहरों को शामिल करके देखें बेनामी प्रॉपर्टीज़ ओन कौन करता है, उसको अटैच करें, सारी प्रॉपर्टीज़ को भग के सरकार जब्त करें, और सारी गाड़ियाँ जहाँ जहाँ खड़ी हैं उनको पुलिस वालों को ऑर्डर करें कि वहीं जब्त कर ली जाए। कैसे साफ़ नहीं होगी? जहाँ विल हो वहाँ रास्ता होता है, जहाँ विल ना हो वहाँ रास्ता नहीं होता। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव फेलियर।